Hello friends, welcome to your educational channel Sarv Shiksha. Today we will start previous year's question of aims of teaching science in school. So let's get start with question number 1. The question number 1 is, if science teaching enable the students to repair home electrical appliances, what kind of aim of science teaching is achieved? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर साइंस टीचिंग में जो बच्चे सीखते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को रिपेयर करना, तो किस तरह का जो साइंस टीचिंग का जो एम है वो अचीव किया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें गाइस। ए नॉलेज, बी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सी इंटरेस्ट, डी साइंटिफिक व्यू। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो एक थ्योरेटिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताता है, जैसे कि सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करंट को प्रैक्टिकली, फंक्शनली एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम में सॉल्व करना सिखाता है ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसमें जो स्टूडेंट्स ने अपना सीखा होता है अपने करिकुलम में, वो अपने रियल वर्ल्ड में भी यूज़ करता है, और वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डेली एवरीडे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना सीख जाते हैं, वो भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। So the next question is question number second. The question number second is, the aim of science teaching at primary level are। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइंस टीचिंग का एम है वो प्राइमरी लेवल पे क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन, बी स्किल्स इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, सी एबिलिटीज प्रेजेस यूज ऑफ लेजर टाइम, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशंस। क्या होता है इसमें? इसका मतलब ये है कि जो चिल्ड्रंस को हम इसमें नर्चर करना होता है, मीन्स उनमें क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है अबाउट देयर सराउंडिंग्स, और क्रिटिकल थिंकिंग रखना, बेसिक स्किल्स जो डेवलप करना थ्रू एनवायरनमेंट एंड उनके थ्रू हैंड्स ऑन हैंड एक्टिविटीज़ करवाना क्लासरूम में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग साइंस इज आर। क्वेश्चन में बोला गया है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है साइंस टीचिंग में। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए टू अचीव अ स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन पर्टिकुलर क्लासरूम पीरियड। यस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो क्रिएट का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये क्रिएट करते हैं स्मार्ट गोल, मींस स्पेसिफिक मेजरेबल अटेनेबल रेलिवेंट टाइम, जो कि बाउंड गोल होते हैं जिनका फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल स्टूडेंट्स के एक्शंस पे। ये मतलब है इसका। उसके बाद बोला गया ऑप्शन बी, टू अचीव अ डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस इन द स्टूडेंट्स टाउट। यस, दिस इज द आल्सो मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं स्टूडेंट्स में लाने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की ज़रूरत होती है, और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट चाहिए होती है। इसमें क्लियर एक्सपेक्टेशंस होनी बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड रिलेशनशिप करना बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उसके बाद आ गया ऑप्शन सी, अ लर्निंग आउटकम अचीव्ड इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। यस, दिस इज़ आल्सो द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या है इसमें? इसका मतलब ये है गाइस कि अप्लाई करना स्किल्स को डेमोस्ट्रेटली, और इम्प्रूव करना उनका एटीट्यूड एंड कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को, ना कि उन फैक्ट्स को रटना या मेमोराइज करना। तो क्या आ जाएगा गाइस इसका आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए दीज आर क्वाइट नैरो एंड स्पेसिफिक। यस, दिस इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो है एक मेजरेबल स्टेटमेंट है गाइस, जो कि बताती है स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, जिससे कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है टू डेमोस्ट्रेट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर लेसन, यूनिट और सब यूनिट। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन बी, दीज आर प्री डिटर्मिन्ड। यस,
इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक गोल्स सेट किए जाते हैं इंस्ट्रक्शन से पहले। उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन सी, दीज आर डेफिनेट, प्रिसाइज, टेंजिबल एंड फंक्शनल। यस, ये जो है बताते हैं हमें कि स्टूडेंट्स जो लर्निंग एक्सपीरियंस के एंड तक क्या परफॉर्म करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, these all are characteristics of instructional objective. So the next question is question number 5. The taxonomy of educational objective is written by, जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव की टैक्सोनॉमी है वो किसके थ्रू लिखी गई है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस, ऑप्शन ए, बेंजामिन एस ब्लूम। बेंजामिन एस ब्लूम जो है उन्होंने टैक्सोनॉमी दी थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की। और गाइस अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि B.F. स्किनर ने जो है वो कौन सा कंसेप्ट दिया था, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या आ जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। और गाइस अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि पियाजे ने जो है वो कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी, तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा, पियाजे ने जो है वो दिया था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और अगर गाइस पूछा जाए कि कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने किया था थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। क्या दिया था, moral development. So the next question is question number 6. Which of the following statement does not describe the meaning of curriculum? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करिकुलम को डिफाइन नहीं करती है। ऑप्शन ए, सम टोटल ऑफ ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ये जो डेफिनेशन है ये तो करिकुलम को पूरी तरह से डिफाइन करती है। इसका मतलब ये है कि जो है जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस लर्न करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ये किसके थ्रू होता है, इन थ्रू करिकुलम। तो ये तो बिल्कुल ही करिकुलम को डिफाइन करती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट टेक्निक्स। यस, ये जो है करिकुलम को फ्रेमवर्क से सिखाता है, पेडागोजी बच्चों की कैसी, असेसमेंट टेक्निक्स कैसे सीखते हैं बच्चे, ये सब करिकुलम के थ्रू सीखते हैं बच्चे। तो ये भी बिल्कुल भी नहीं है। ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड एट होम एंड एट अ स्कूल, कि बच्चे के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो घर पे एंड स्कूल पे ही हैं। नो, ये जो डेफिनेशन है ये करिकुलम को डिफाइन नहीं करती है। ऑप्शन डी इज प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस गाइड बाय द करिकुलम फ्रेमवर्क। यस, कि जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान होते हैं वो करिकुलम फ्रेमवर्क से ही बच्चा सीखता है। तो गाइस क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, ऑल द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड एट होम एंड एट स्कूल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. द डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन आर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि साइकोमोटर डोमेन के जो डिफरेंट लेवल्स हैं वो क्या हैं। ऑप्शन ए, मनीपुलेशन स्किल, आर्टिकुलेशन स्किल, इमिटेशन, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। साइकोमोटर डोमेन के जो लेवल्स हैं वो हैं 5 लेवल। क्या क्या लेवल हैं इनके, आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेवल जो है इसका वो है इमिटेशन। इमिटेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्विंग एंड पैटर्निंग। इसमें जो है कॉपी करते हैं एक्शंस को और बिहेवियर जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं अनदर पर्सन से, ये मतलब है इसका। उसके बाद आ जाएगा मनीपुलेशन। मनीपुलेशन का मतलब क्या गाइस, इसका मतलब ये है कि रिप्रोड्यूसिंग या एक्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। उसके बाद आ जाएगा थर्ड डोमेन इज प्रिसीजन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है रिफाइनिंग एंड एक्यूरेसी। इसमें जो है स्किल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है इंडिपेंडेंटली
और कुछ एरर्स एंड हायर एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद आ जाएगा फोर्थ वन, आर्टिकुलेशन। इसका क्या मतलब है? मीन्स कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग। इसमें जो है अडेप्ट या कंबाइन किए जाते हैं मल्टीपल स्किल्स को टू मीट न्यू रिक्वायरमेंट। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ डोमेन इज नेचुरलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? ऑटोमेटिंग एंड मास्टरी। इसका मतलब ये है कि इसमें स्किल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म किए जाते हैं एंड नेचुरली विद हाई एक्सपर्टाइज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ साइंस टीचिंग एट प्री प्राइमरी स्कूल लेवल। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है वो साइंस टीचिंग का एम नहीं है प्री प्राइमरी लेवल स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, डिसिप्लिनरी वैल्यू, बी, कल्चरल वैल्यू, सी, मोरल वैल्यू, डी, वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन डी, वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। क्या मतलब है इसका? कि प्री प्राइमरी स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग जो है बच्चों में अभी साइंटिफिक एटीट्यूड होना बहुत मुश्किल है। ये जो है बच्चों के लेवल पे नहीं हो सकता। और जो ये ऑप्शंस दिए गए, डिसिप्लिनरी वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, मोरल वैल्यू, ये जो है बच्चों को शुरू से प्री प्राइमरी लेवल से ही बच्चों के इनकलकेट किए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो इस लेवल पे नहीं होता बच्चों में। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। When upper grade children do research work, the major problem is the teacher has to content with this। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर जो अपर ग्रेड के जो बच्चे हैं उन्होंने रिसर्च वर्क करना होता है तो मेजर प्रॉब्लम जो टीचर के कंटेंट की वो क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, गेनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, B, discouraging children from copying verbatim from books and encyclopedias and guiding them effectively, C, finding appropriate materials, D, scheduling time in school library on internet। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी, discouraging children from copying verbatim from books and encyclopedias and guiding them effectively। कि मीन्स उनको डिस्करेज करना बच्चों को कॉपी करना बुक से या इंटरनेट से, और गाइड बिल्कुल अच्छी तरह से उनको गाइड नहीं करना। तो इस तरह की जो टीचर्स के जो कंटेंट की प्रॉब्लम आती है वो बच्चों को रिसर्च वर्क में बहुत प्रॉब्लम लेकर आती है। और ऑप्शंस में दिया गया जैसे गाइस की ऑप्शन ए, जैसे गेनिंग द कॉपरेशन ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी, मींस कि बच्चों को बताना, कॉपरेट करना पब्लिक लाइब्रेरी से कि वो उनके थ्रू अपने कंटेंट में नॉलेज ले सकते हैं। और ऑप्शन सी में बोला गया फाइंडिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, कि अपने इस रिसर्च वर्क में जो है हमें उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स को यूज़ करना। और ऑप्शन डी, शेड्यूलिंग टाइम इन स्कूल लाइब्रेरी और इंटरनेट, कि उनका शेड्यूल बनाना टाइम का कि लाइब्रेरी में वो कितना टाइम कंज्यूम करें और इंटरनेट के थ्रू अपना रिसर्च वर्क पे कितना कंटेंट वो यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। In a mixed ability class with the students in different stages of cognitive development, which one of the following strategies will be most suitable? क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक क्लासरूम में जो मिक्स्ड एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट स्टेजेस के, जिनकी अपनी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है डिफरेंट, तो कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो मोस्ट सूटेबल है बच्चों को टीच करवाने में। ऑप्शंस दिए गए इसमें। ए, प्लानिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल for gifted student, B, taking an average of the IQ score of student and planning teaching accordingly, C, using hands-on activities involving concrete objects for simplification of abstract concept, D, regrouping the class into 4 groups as per the 4 stages of cognitive development proposed by Piaget। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, using hands-on activities involving concrete objects for simplification of abstract concept।
तो अगर जो एक क्लासरूम में जो है मिक्स्ड एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, तो सूटेबल स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि बच्चे जो हैं अपनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करें, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करें अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ द साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है अपर प्राइमरी स्टेज पे। ऑप्शन ए डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, बी एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल, सी एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल, डी एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी, एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल। So the next question is question number 12. Which one of the following is not a desired objective of learning of science at upper primary stage? Options दिए गए हैं इसमें। A to acquire essential process skill, B to perform better in competitive examination, C to acquire scientific literacy, D to develop rational thinking। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, to perform better in competitive examination. So the next question is question number 13. Which one of the following is the key expectation from teaching and learning of science at upper primary stage? क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो है कौन सी एक्सपेक्टेशन है टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस से अपर प्राइमरी स्टेज के लेवल पे। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए टू एक्वायर क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, B to create literacy, C to appreciate the interrelationship between science and art, D to acquire academic excellence for competitive examination। तो जो प्री प्राइमरी अपर प्राइमरी स्टेज के लेवल पे जो एक्सपेक्टेशन होती है टीचिंग एंड साइंस लर्निंग से वो क्या है कि बच्चों में एक्वायर होना क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल्स। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर गाइस ऑप्शन ए, to acquire questioning and inquiring skill. So the next question is question number 14. Which one of the following should not be an aim of science education at upper primary level? क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा एम नहीं होना चाहिए साइंस एजुकेशन का अपर प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इनकलकेटिंग वैल्यूज, बी प्रेजेंटिंग फैक्ट्स ऑफ साइंस टू द लर्नर, C relating science education to everyday experiences of learner, D nurturing the curiosity and cultivation of scientific temper। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ए inculcating values। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following statement about cognition and emotion is correct? क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है वो कॉग्निशन एंड इमोशंस के थ्रू करेक्ट है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेस्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बी कॉग्निशंस एंड इमोशंस आर इंटरविन एंड अफेक्ट ईच अदर, सी कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन, डी इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशंस। तो गाइस क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरविन एंड अफेक्ट ईच अदर्स। तो गाइस ये थे आज के मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एम्स ऑफ टीचिंग साइंस इन स्कूल्स। तो अगली बार मिलेंगे हम और नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।